सभी भारतीयों को जय भारत जय संविधान। मैं लंबे अरसे से फेसबुक पर लाइव आने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट या आधा मिनट में ही मेरा वीडियो जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब उसमें क्या कारण है पता नहीं। तो ये मेरा पेज है SL खिरालिया के नाम से। आगे से मैं देखता हूँ क्या इस पे वीडियो लाइव पूरा हो सकता है, ताकि मैं आपसे चर्चा कर पाऊँ, क्योंकि लाइव चर्चा करने से आप लोगों के सवाल, आपके जवाब साझा होते हैं। मैं आपसे नई चीज़ें भी सीख लेता हूँ। अभी भी प्रयास करूँगा कि आप लोग उससे कुछ और नया सीख सकूँ। अभी हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान में जो हो रहा है। 2 तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, एक गैर बराबरी की व्यवस्था है और दूसरी समतामूलक राष्ट्र निर्माण की व्यवस्था है। हम अभी जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो गैर बराबरी की व्यवस्था है। हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, जिसका आधार हमारे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान को बनाया। उसको एक लॉ बनाया, कानून बनाया, उसमें नियम बनाए, अधिनियम बनाए और देश के सभी लोगों ने ये कसम खाई थी 26 नवंबर 1949 को कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व में लेकर संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे और सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देंगे। ऐसी कसम खाई थी हमारे भारत के लोगों ने। लेकिन अभी जो भारत है वो गैर बराबरी की व्यवस्था में जी रहा है। इसका कारण भारत के लोग भी हैं और जो भारत के लोगों ने जो सरकारें जो चुनी हैं वो भी हैं। एक पक्ष दोषी नहीं है, दोषी दोनों पक्ष हैं। क्योंकि भारत के संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई समाज को बराबर लाने की, जिसको कुछ लोग आरक्षण भी कहते हैं, उस व्यवस्था के तहत 10 साल का समय निश्चित किया गया कि 10 साल में जो सरकारें जो चुनी जाएंगी मताधिकार से, वो 10 साल में जो समाज पिछड़ गया है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो किसी भी कारण से जो समाज पिछड़ गया है या पिछाड़ दिया गया है, उस समाज को बराबर लाना सरकार की जिम्मेदारी होगी और उसके लिए 10 साल मुकर्रर किए गए थे। ये भारत के संविधान में है। जब हमने 1952 में पहली बार जब सरकार चुनी मताधिकार से, जो 1947 में जो सरकार बनी थी, वो एक आनंद फानंद में सरकार बनाई गई थी कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि अंग्रेज़ों को बाहर से जाना था और वो सत्ता किसी के हाथ में दे के जाने के लिए उन्होंने यहाँ पे अड़ लगा ली थी कि जब तक हम सत्ता नहीं सौंप देंगे, जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो कांग्रेस के उस समय कांग्रेस पार्टी थी भारत में, तो आनंद फानंद में जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि बनने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहिए थे। वोट के आधार पे, लोकतंत्र के आधार पे
जिस आधार पे हमारा संविधान बना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसमें जो कारण थे वो सभी लोग जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 1952 में हमने सरकार चुनी तो उस समय हमारे पास मताधिकार आ चुका था, वैश्विक मताधिकार हमें मिल चुका था। 1952 में आपने अपने बैलेट पेपर से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, जिसको लोक सेवक आपको चुनना था, उसके चुनाव निशान पर एक मोहर आपने लगाई और वो डब्बे में आपने अपना वोट डाला। लेकिन जब 1952 में आपने लोक सेवक चुने, अपने प्रतिनिधि चुने, और 1962 तक समाज की दशा नहीं बदली, तो आपको क्या करना चाहिए था? देश के लोगों को आपको ये करना चाहिए था कि उन प्रतिनिधियों को, जो लोक सेवक आपने चुने, उनको हटा देना चाहिए था और नए लोक सेवक चुनने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों ने निरंतर उन्हीं लोगों को चुना, उनको लोक सेवक बनने का अवसर दिया। अब जो लोग 10 साल में काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं लोगों को बार बार चुन लेना, ये आपकी भी गलती है, भारत के नागरिकों की गलती है, जिनको मताधिकार संविधान ने दिया है, ये उनकी भी गलती है। दूसरा, इसमें एक और कारण रहा, जो सरकारें रही, पहले आपने देखा था बूथ कैप्चरिंग होती थी। ये लोगों की गलती तो मैं बता ही रहा हूँ, जिनके पास मताधिकार है। लेकिन इसमें जो सत्ताधारी जो लोग थे, जो दबंग लोग थे, लाठी की दबंगता से, बंदूक की दबंगता से, गुंडागर्दी से या धन प्रलोभन से भी वो लोग जीतते रहे। अब लाठी और डंडों की दबंगता ये रही कि वो लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग आते थे और वो डब्बे के डब्बे उठा के ले जाते थे, जिसमें वोट डाली जाती थी। जहाँ पर उनको लगता था कि उनका कैंडिडेट हार रहा है, वहीं पे वो डब्बे उठा के गायब कर देते थे, या ज़बरदस्ती कुछ लोग घुसते थे और वो खुद उसके ऊपर अपने हाथ से बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाते थे ज़बरदस्ती। ऐसा बहुत सारे केस ऐसे होते थे। उसके बाद में क्या हुआ, भारत में और अन्य राजनीतिक पार्टियां जन्मी, उनके प्रतिनिधि चुनाव में आए, उन्होंने भी अपने लोक सेवक उतारने की कोशिश करी। और उसमें क्या हुआ, अपने प्रतिनिधि अंदर बिठाने शुरू करे, जिसको हम जब चुनाव का जो हमारा जो रूम होता है, जहाँ पे वोट डाली जाती है, वहाँ पे कुछ प्रतिनिधि हमारे दूसरे लोगों ने भी बिठाने शुरू किए। तो क्या हुआ, उनको एक समस्या आई। उन्होंने देखा कि अब इनके जो प्रतिनिधि बैठने लगे हैं, ये विरोध करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको भी खरीदने का कार्यक्रम बनाने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन कुछ प्रतिनिधि ऐसे भी ईमानदार रहे जिन्होंने बिकने से इनकार किया, लेकिन ये निरंतर चलता रहा, ये बूथ कैप्चरिंग निरंतर चलती रही। उसके बाद भी फिर समाज और जागरूक होता चला गया। समाज अपने मताधिकार की वैल्यू समझने लगा कि जो मत अधिकार मुझे मिला है और भारत का संविधान जिसको लोक सेवक बनाता है, मेरे द्वारा लोक सेवक बनने का जो अवसर देता है, तो संविधान मुझे मालिक बनाता है और मुझे अपना सेवक चुनने का अधिकार देता है, यानी मुझे अपना एक नौकर बनाने का अधिकार देता है कि मैं अपने मत से एक नौकर बनाऊंगा, एक सेवक बनाऊंगा, जो मेरे लिए भारत की संसद में बैठेगा, राज्यों की विधानसभाओं में बैठेगा और वो जाके मेरे लिए काम करेगा। ये प्रोग्राम बनाया, तो इससे लोग जागरूक होने लगे। तो जब जैसे लोग जागरूक होने लगे, तो फिर क्या हुआ, पूरे भारत में जो कांग्रेस पार्टी थी वो खंडित हुई, टूट गई, टुकड़ों टुकड़ों में टूट गई। अन्य राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में अन्य अन्य लोगों की भी सरकारें बनने लगी। जब अन्य अन्य लोगों की सरकारें बनने लगी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी भी अस्तित्व में आई। भारतीय जनता पार्टी भी संघर्ष करती रही, कांग्रेस भी संघर्ष करती रही, और अन्य राज्यों में अन्य लोगों की भी सरकारें बनने लगी, जिसमें
अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को और ओबीसी के लोगों को भी कुछ राज्यों में चीफ मिनिस्टर बनने का, मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। क्योंकि जब मताधिकार की जब जागरूकता जगी तो लोगों ने अपनी सरकार बनानी शुरू की। इससे क्या हुआ, जो पहले से जो सत्ताधारी लोग थे, जो रजवाड़ों की व्यवस्था में जो रहते थे, उन रजवाड़े वाले लोगों ने ये महसूस किया कि ये तो गलत हो रहा है। हमने जिन लोगों को व्यवस्था से बेदखल कर दिया, जिनको दबा कुचला बना दिया, जंगलों में भगा दिया, मारा पीटा, कुचला दला, जो भी इनके साथ किया, आज ये लोग हमारे बराबर कैसे राजा बन सकते हैं? ये नस्लीय भेदभाव के कारण ऐसा होने लगा। तो फिर क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि भारत में जातिवाद, नस्लवाद चरम सीमा पे है, आज भी ख़त्म नहीं हो पाया है। हालांकि भारत का संविधान अनुच्छेद 17 कहता है कि आज से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसको किसी भी रूप में, उसके द्वारा किसी भी रूप में जो निरयोग्यता जो उपजती है उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, वो अभी भी वो चल रहा है। वो खैर अलग सा एक विषय है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकारें जो हमारे देश में चल रही हैं, इनमें ईमानदारी, पारदर्शिता, देश की भावनाएं, राष्ट्र की भावनाएं, वो सब नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा माहौल आप भी देख रहे हैं और मैं तो महसूस कर ही रहा हूँ पूरी तरह से। समाज को एक कहीं पे ना खामोश कर दिया है, चुप कर दिया, समाज को कहीं ना कहीं खामोश कर दिया है। अब समाज खामोश है, उसके एक मास्क भी लगा हुआ है मुंह पे। जैसे गाय भैंस का जो कटरा या बछड़ा जो होता है, वो अपनी माँ का दूध पीता है और जब उसका जो मालिक होता है भैंस का, जब उसको दूध नहीं पीने देना है कटरू को या बछड़ू को, तो उसको लास्ट में वो छोड़ता है, जब तक उसको बांध के रखता है। और अगर वो भैंस के नज़दीक बंधा हुआ है तो क्या करते हैं, उसके मुंह पे एक मच्छी का बांध देते हैं। या जो जानवर है जो काटता है, जैसे ऊँट है, ऊँट के मुंह पे कभी कभी मच्छी का बांध दिया जाता था क्योंकि आदमी को काट ना ले। कुछ कुत्तों के मुंह पे मच्छी का बांध दिया जाता है कि वो भौंके ना, काटे ना। मच्छी का क्या मतलब है कि उसके मुंह को बंद कर देना। तो मास्क से जो मुंह बंद किया हुआ है वो तो है ही है, वैसे भी मुंह बंद है लोगों का। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपके सामने ये लाइव वीडियो कर रहा हूँ और लोग डर की वजह से मेरा वीडियो शायद लाइक भी नहीं करेंगे। देखेंगे तो ज़रूर, लेकिन लाइक भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, खैर सच्चाई को कहना चाहिए। और ये अधिकार मुझे भारत के संविधान के आर्टिकल 19 ने दिया है। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि आप किसी भी प्रताड़ना को, चाहे वो आपके साथ में हो रही है, आपके पड़ोस में हो रही है या समाज में आप देख रहे हो, उसके खिलाफ आप बोल सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, आप चिट्ठी लिख सकते हो, आप धरना प्रदर्शन शांति प्रिय तरीके से कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो, आपको ये भारत का संविधान ये अधिकार देता है। मैं भी उसी अधिकार का प्रयोग आपके बीच में कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी मेरा वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये अधिकार आपके पास भी है। खैर आप करेंगे नहीं करेंगे ये अलग बात है। अभी किसानों को आंदोलन चल रहा है बड़े लंबे समय से। इससे पहले बड़े बड़े आंदोलन और हुए। पहले एनआरसी पे आंदोलन हुआ। जब भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था, पूरे भारत के लोगों ने जिसकी कमेटियां बनाई, जिसमें 389 लोग शामिल हुए, 8 कमेटियां बनी संविधान सभा में, अलग अलग कमेटियों के अध्यक्ष रहे, 168 दिन मीटिंग हुई। फिर जाके 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को पटल पे रखा गया और लोगों ने कसम खाई, भारत के लोगों ने। अगर संविधान खराब होता, गलत होता, तो लोग उसको अस्वीकार कर देते, लेकिन स्वीकार किया। फिर उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके लिए आंदोलन हुए।
तो उस संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आप नागरिक कैसे बनते हो, नागरिक कौन होता है, नागरिक कैसा होता है, किस किस को नागरिक बोला जाएगा, और बंटवारे के समय से कितने दिन पहले आदमी रह रहा था उसको क्या क्या मान्यताएं दी जाएंगी, उसका नाना नानी पिता पितामह कोई भी जो देश में रह रहा था उसको कैसे कैसे नागरिकता दी जाएगी, ये सब चीज़ें भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक लिखी। फिर एनपीआर नंबर की बात हुई, सीएबी की बात हुई, अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश करी सिटीजनशिप का। अब ये बताया नहीं गया कि जो सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट बिल है उसमें आप करना क्या चाहते थे, मकसद क्या था, क्योंकि सिटीजनशिप तो हमें मिली हुई है, 1952 में मिल गई थी। एनपीआर नंबर आपके पहचान पत्र जो वोटर कार्ड होता है उस पे आपके एनपीआर नंबर आपका होता है, और वो ये सिद्ध करता है कि आप फलां जिले में, फलां विधानसभा में, फलां वार्ड में, फलां बूथ पे आप इस संख्या के अनुसार आप भारत के नागरिक हैं। ये आपके एनपीआर नंबर पे लिखा हुआ है, वो आपका नंबर होता है। एनपीआर नंबर कहाँ होता है, आपके इलेक्शन कार्ड पे होता है, वोटिंग कार्ड पे होता है। वो 1952 में लागू हो चुका था। अब आप नागरिक तो हैं भारत के, लेकिन ये जो अमेंडमेंट बिल जो लाना चाहते थे, आपको किसको नागरिक नहीं मानना चाहते हैं, किसको नागरिक मानना चाहते हैं, ये देश के सामने ओपन नहीं किया गया, पारदर्शिता नहीं रखी गई इसमें, और ऐसे ही उसको बिल को लाने का प्रोग्राम बना लिया गया। फिर सीएए बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जब एक्ट जिसको हम अनुच्छेद कह रहे हैं, 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद है, उसको अलग तरीके का एक्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। फिर आर्टिकल 326 जो है, जो आपको मताधिकार देता है, आर्टिकल 326, उसमें मताधिकार उसको दिया जाएगा जो भारत का यहाँ पे नागरिक माना जाएगा, और नागरिक मानने के लिए उसको एक एनपीआर नंबर दिया जाएगा, पीएनआर नंबर दिया जाएगा, और पीएनआर नंबर दे के उसको एक इलेक्शन कार्ड दिया जाएगा। वो फिर वोट डालेगा, अपना मताधिकार देगा, फिर अपने लोक सेवक चुनेगा, वो यहाँ का मालिक हो गया, देश का मालिक हो गया। दिक्कत क्या है, उसके लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, बहुत सारे लोग भी मरे, बहुत नुकसान हुआ देश का। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, आदमी, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां रोड पे बैठी, और प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, यानी प्रधान लोक सेवक से गुहार लगाई कि आप ये सब जो कर रहे हो, ये देश के लोगों को बताओ तो सही, इस करना क्या चाहते हो। लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। खैर, उसी दौरान में कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल में वो प्रदर्शन शांत होकर घर पे बैठ गया। लेकिन अगर ये बिल दोबारा से आता है तो वो प्रदर्शन तो दोबारा भी होगा, क्योंकि उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। उससे पहले भी एक आंदोलन हुआ, उसको भी मैं आंदोलन इसलिए कहूँगा, 8 नवंबर 2016 को अचानक से रात को माननीय लोक सेवक जी, प्रधान लोक सेवक जी, जिन्हें हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधान लोक सेवक जी लाइव आए टीवी पे और कह दिया कि आज रात को 12 बजे से 500 और 1000 का नोट चलन में नहीं रहेगा। अब ये घोषणा तो कर दी प्रधानमंत्री जी ने, रात को अचानक से घोषणा कर दी, और फिर लोगों में भगदड़ मच गई कि अब क्या करें। फिर कुछ समय दिया गया कि इतने दिन में आप इन नोटों को कैसे करके बदलवा लीजिए, और ये या तो बैंक में बदलेगा या ऐसे करके बदलेगा, तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। बस ये कह दिया। एटीएम
जहाँ से आजकल पैसा निकालते हैं मशीन में से, बैंक में जा रहे हैं नोट बदलने के लिए, रात को 2 बजे 3 बजे भूखा प्यासा आदमी लाइन लगा रहा है, रात को वहीं सो रहा है जगह, क्योंकि उसके घर में जो नोट रखा है उस नोट को बदलना है उसको, वरना वो बेकार हो जाएगा नोट। अगर नोट बेकार हो जाएगा तो आदमी के पास कुछ रहेगा ही नहीं, आर्थिक तंगी से भुखमरी आ जाएगी उसके पास, जो भी जमा पूंजी उसके पास घर में है वो सब बेकार हो जाएगा। तो उस आदमी को लाइन में लगना पड़ा 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात को, सुबह 4 बजे। एक लाइन में तो बैंक में नोट बदलने के लिए लग रहा है, दूसरा अपना घर चलाने के लिए एटीएम पे जा रहा है, एटीएम पे भी यही हाल है। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे आदमी पूरी पूरी रात पता कहाँ कहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल लेके कार लेके घूम रहा है, कहीं एटीएम मेरे को मिल जाए मशीन खाली जहाँ से मैं पैसे निकाल लूँ, वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। और जब तक कुछ लोगों का नंबर आया उसमें लिमिटेड पैसे कर दिए, 10 लोगों ने 15-20 लोगों ने पैसे निकाले, उसके बाद पैसा खत्म। यह सिलसिला कई महीने चलता रहा। उसको भी इसलिए मैं आंदोलन कह रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ। नोट बदले जा सकते थे, आज से पहले भी नोट बदले गए हैं। जब से भारत का विकास शुरू हुआ है तब से भी नोट बदले गए हैं, करेंसी बदली गई हैं। पहले चमड़े के भी सिक्के चला करते थे, फिर कौड़ी से लेन देन था, फिर अनाज के बदले में सामान लिया करते थे, ऐसा प्रचलन चलता रहा। फिर सिक्के आपके सामने चलते थे, 1 आना 2 आना चलता था, फिर 1 आना 2 आना के बाद में ये 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा आया, फिर वो पैसा 10 पैसा जो था 20 पैसे तक वो भी ख़त्म हुआ, फिर 54 अठन्नी आई, फिर 54 अठन्नी भी ख़त्म हो गई, रुपया भी प्रचलन में है। तो सारे पैसे बदलते रहे। जो नोट होते थे पुराने, जो पुराने हो जाते थे, सरकार आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक, इसीलिए उसका निर्माण हुआ कि पुरानी जो करेंसी है जो खराब हो गई है, फट गई है या बदलनी है, तो वो सारी चीज़ें वो बदलते रहते थे, नए नोट आते रहते थे, पुराने वो रोकते रहते थे। पहले नोटों पे क्या होता था, गेहूं की बाल छपी रहती थी, यानी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान छपा रहता था क्योंकि किसान अन्नदाता है, वहाँ से सबका भोजन भरता है, वो पेट भरता है, सबको भोजन मिलता है वहाँ से, खेती से। पूरा जीव, मनुष्य और दूसरे जीव, सारे के सारे जीव जो हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं, वनस्पति पर निर्भर करते हैं। अगर वनस्पति ना हो तो वो सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और वनस्पति में जो उपजाऊ जो है, जो हम लोग गेहूं उगाते हैं, चावल, हमने जो पहचान करके जिन जिन चीज़ों को हमने पहचान करी, जिसको खाने योग्य बनाया, जो पौष्टिक आहार में हमने शामिल किया, वो सब का सब खेती से होता है और उसको किसान पैदा करता है। इसीलिए हमारी नोटों पे, करेंसी पे हल चलाते हुए किसान की फोटो होती थी, धीरे धीरे वो हटा दी गई। बहुत सारी चीज़ें बदलते चले गए। अब गांधी जी की फोटो लगाते हैं, पहले गांधी जी की फोटो नहीं होती थी नोटों पे। कोई बात नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया, जैसे लगाते। वैसे एक बार मैंने सुना था आरटीआई में कि, सुना क्या था, मैंने पढ़ा था, किसी ने मेरे को मोबाइल पे व्हाट्सएप किया था एक फोटो कॉपी, कि एक किसी लड़की ने एक आरटीआई लगाई थी, कोई गुप्ता थी लड़की, कि गांधी की फोटो नोटों पे कैसे आई। तो आरबीआई और सरकार कहती है कि हमें नहीं पता गांधी की फोटो कैसे आई। ये बड़ी शर्मनाक बात थी। खैर, इसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जाने दीजिए। हमें गांधी जी से एतराज़ नहीं है, गांधी जी की फोटो लगा रखी, कोई बात नहीं, वो पैसे जो है सामान खरीदने के काम आते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जो 8 नवंबर 2016 को जो आंदोलन हुआ, तब से लेके और आज 14 तारीख फरवरी 2021 चल रहा है। आज जो मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं, अभी तक देश शांत नहीं है, अशांत है। अभी कोरोना काल में अचानक से पूरे देश के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने अचानक से कह दिया कि जो जहां पे है वो वहीं बैठा रहे, लेटा रहे, जो भी कर रहा है करता रहे, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया।
और उस दौरान में जो लोग भूखे मरने लगे वो पैदल गए, उनके लिए गाड़ी, रेलगाड़ी, बस का किराया, ये सब व्यवस्था नहीं करी गई। खैर वो हज़ारों किलोमीटर दूर तक पैदल गए, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे गायब, पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, उनकी कोई खैर खबर नहीं ली गई। वो भी एक बड़ा आंदोलन हुआ कोरोना काल में भी। अब कोरोना बीमारी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे कोरोना नहीं हुआ, मेरे रिश्तेदारों को भी किसी को कोरोना नहीं हुआ। मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं, करीब करीब भारत के 15 स्टेटों में तो मेरे पास संगठन भी है, मेरे जितने भी जानने वाले आदमी थे किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, ना किसी की मौत हुई। हाँ, नेचुरल जो मौत होती है वो तो होती रहती हैं, किसी बुजुर्ग की मौत हुई या दूसरे लोगों की, वो तो होती रहती हैं। मेरे घर में भी हुई, लेकिन वो कोरोना से ना होके वो वैसी नेचुरल मौत हुई। इसी दौरान में मेरे घर में 2 मौतें हुई, एक मेरे भाई, मेरी सिस्टर, लेकिन दोनों कोरोना से नहीं मरे, दोनों अलग अलग बीमारी से मरे, वो अलग चीज़ है। अब एक सवाल आता था कोरोना में कि जो लोग पहले से हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनको टीबी थी, जुकाम था, बुखार था, कैंसर था और सारी ब्रेन की बीमारियां थी, तो ये सारी जो बीमारियों के जो पेशेंट थे, जितनी सरकारी अस्पताल हैं वो सारी की सारी कोरोना में तब्दील कर दी कि यहाँ सिर्फ कोरोना का इलाज किया जाएगा। यानी जो पहले जो मरीज है वो उसका क्या किया, वो खाली करवा दिया, वहाँ से निकाल दिया। अब सरकार ने ये नहीं बताया कि वो आदमी जो निकाला था, जो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो गया कहाँ, कहाँ गया, वो उसका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो लोग मर रहे हैं, ये कोरोना वाले लोग मर रहे हैं या जो पहले से जो हॉस्पिटलों में जो एडमिट जो लोग थे, ये वो बगैर इलाज के वो मर रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं। अभी कई महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। किसान के साथ में ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये भारत का आंदोलन है, ये अन्न का आंदोलन है, जीवन जीने की जो पदार्थ हैं हमारे, उसका आंदोलन है। अभी आप 10 रुपये किलो आलू खरीद रहे हैं, यानी 50 रुपये के, 60 रुपये के, 70 रुपये के 7 किलो आलू आ रहे हैं 70 रुपये के 7 किलो आलू। और अभी 1-1.5 महीना पहले आप 70 रुपये का 1 किलो आलू खरीद रहे थे, अब 7 किलो आलू आ रहे हैं आपके पास में। क्योंकि ये कहाँ से आया, खेत से आया, डायरेक्ट खेत से आपके पास मंडी में आया तो आपको मिल रहा है। लेकिन अभी कुछ ही दिन बाद में, अभी जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन और ये सस्ता रहेगा, फिर यही सामान जो उद्योगपति लोग हैं उनके गोदाम में चला जाएगा और गोदाम में जाके क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा, इस पर कब्जा हो जाएगा किसी एक मालिक का। अभी किसान का कब्जा हट जाएगा इस पर से, फिर उस पे वो क्या करेगा, इसको स्टोर करके रख देगा, क्योंकि किसान के पास तो कोई स्टोर है नहीं, इकट्ठा नहीं रख सकता। फिर इसको कर्जा भी चुकाना है, जो ब्याज बीज के लिए लिया, बिजली के लिए लिया और चीज़ों के लिए जो कर्जा लिया किसान ने, उसको चुकाएगा वो, तो उसके लिए उसको फसल बेचनी पड़ेगी। अब जिनके पास कोल्ड स्टोर हैं, जैसे अडानी साहब ने बहुत सारे कोल्ड स्टोर बना रखे हैं, अंबानी साहब ने बना रखे हैं, बहुत सारे कोल्ड स्टोर इन्होंने बना लिए हैं, तो ये जो कोल्ड स्टोर जो बनाए हैं वहाँ पे ये अनाज इकट्ठा हो जाएगा। जब अनाज भी इकट्ठा हो जाएगा, सब्जियां भी इकट्ठी हो जाएंगी, फिर वहाँ से कुछ दिन बाद में जब वापस जब ये निकलेंगी तो ये 70 रुपये किलो ही आपको मिलेंगी, 60 रुपये किलो ही आपको मिलेंगी। इसके ऊपर कृषि को राष्ट्रीय उद्योग बनाने के लिए सरकार की पहल होनी चाहिए थी। अगर कृषि को उद्योग मान लिया जाए, और मानना भी चाहिए क्योंकि कृषि एक उद्योग है, कृषि पे सिर्फ एक किसान खेती नहीं कर रहा है और लाखों करोड़ों मजदूर लगे हुए हैं जो उसकी कटाई करते हैं, उसकी बुवाई करते हैं, उस अनाज को निकालते हैं, उसको मशीन चलाते हैं, फिर उसको बाज़ार में बेचते हैं, फिर वो मंडी में जाता है तो मंडी में भी लेबर होती है, फिर वो घर घर पहुंचाते हैं, फिर एक दुकान वाला उसको छोटे छोटे परचूनों पे बेचता है। यानी करोड़ों लोग कृषि की भूमि पर निर्भर करते हैं, आजीविका जो चलाते हैं, और फिर बाकी के लोग
अपना पेट भरते हैं, उनका भी आजीविका उससे चलती है, उनका पालन भी उसी से होता है। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये देश के लोगों का आंदोलन है। सरकार जो एमएसपी की जो बात वो कर रहे हैं, उसको मानने में क्या दिक्कत थी? बिजली पानी अगर सरकार देने का वचन दे दे लोगों को, बीज सरकार दे, कोल्ड स्टोर सरकार के बने, फिर हमारा एफसीआई जो है, एफसीआई बना हुआ है पहले से ही, जो फूड कॉरपोरेशन है जो वो बना हुआ है, उसकी ड्यूटी बनती है फूड कॉरपोरेशन की कि वो इस पूरी फसल को कोल्ड स्टोर में रखे, उसके गोदाम बढ़ाए जाएं, बड़े बड़े किए जाएं, अडानी अंबानी के बंद किए जाएं, और फिर वहाँ से छोटी छोटी जो दुकान जो एफसीआई के द्वारा जो बनाई जाती है, जिनको हम लोग राशन की दुकान कहते हैं, ऐसी जो परचून की दुकान आज खुली हुई है, इनको सबको राशन की दुकान में तब्दील कर दिया जाए। और वहाँ पे एमएसपी यानी एक मिनिमम प्राइस जो होता है सामान का तय कर दिया जाए कि आलू इस भाव बिकेगा, प्याज इस भाव बिकेगा, गाजर इस भाव बिकेगी, सबका रेट तय कर दिया जाए। अभी प्याज पे याद आया, अभी प्याज 60 से 70 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 60 से 70 रुपये किलो बिक रहा है, क्योंकि जो गर्मी में जो प्याज आता है वो किसान से मंडी में आता है तो 10 रुपये किलो बिकता है। अब वो 60 से 70 रुपये किलो क्यों बिक रहा है? हो सकता है अब 100 रुपये किलो भी हो जाएगा। पहले बिका भी है 100 रुपये किलो प्याज, क्योंकि अब वो ठेकेदार के गोदाम में है, सरकार के कब्जे में नहीं है। सरकार के पास होता तो सरकार उसका रेट तय करती, एफसीआई के पास होता तो उसका रेट तय हो जाता, उसका रेट तय नहीं हुआ है। लेकिन अब वो किसके कब्जे में है? ठेकेदार के कब्जे में है, अडानी अंबानी के या दूसरे ठेकेदारों के कब्जे में है। ये क्यों गया? ये इलीगल है, गैर संवैधानिक है, गैर सरकारी है। जब हम सरकार चला रहे हैं, सरकार बनाते हैं, तो सब कुछ सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं है? किसान जो बात कर रहा है, कहता है कि मेरे सामान का रेट तय किया जाए, उसमें क्या बुराई कर रहा है वो? मुझे तो बुराई नहीं लगती है, आपको भी बुराई नहीं लगनी चाहिए, देश के लोगों को, सरकार को भी बुराई नहीं लगनी चाहिए। और सरकार तो उल्टा लोक सेवक है, जिसको इन्हीं लोगों ने अपना मताधिकार से चुना है। जो मालिक हैं, जो वोट दे के आपको लोक सेवक बनाते हैं, और आप लोक सेवक मालिक की बात को नहीं मान रहे हैं, ये तो बड़ी दिक्कत बात है भाई। माननी तो चाहिए आपको, आप नहीं मान रहे तो ये तो गलत हो गया। आपको तो लोक सेवक नहीं रहना चाहिए। अबे तो देश के लोग सोचेंगे कि आपको हटाएंगे या रखेंगे। भाई मेरे उसमें तो आप नहीं रहने चाहिए, क्योंकि लोक सेवक तो वो होना चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, जो लोक हित में काम करे, जो मताधिकारियों की बात सुने, अपने मालिकों की बात सुने। आप तो सुन नहीं रहे भाई, सुनना चाहिए आपको। अभी स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट की बात आ रही है, उसकी पहले भी आवाज उठती रही कि उसको लागू किया जाए। क्यों लागू नहीं करते हैं? सरकार में जो बैठे जो लोग हैं, जो लोक सेवक हैं और जो मताधिकारी हैं, उनका एक संबंध है, रिश्ता है। क्या रिश्ता है? जो मताधिकारी है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना जीवन चला सके, उसके लिए काम करने के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त करता है, लोक सेवक नियुक्त करता है मताधिकार से। और ये अधिकार आपको भारत का संविधान देता है, भारत के लोगों को, कि मैं एक लोक सेवक, क्योंकि 130-135 करोड़ की जनसंख्या है, और कुछ ऐसी संख्या भी जिसको गिना नहीं जाता, 150 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। तो ये जो संख्या हमारे देश की है, ये सबके सब संसद में नहीं बैठ सकते, सबके सब विधानसभा में नहीं बैठ सकते, क्योंकि और काम भी चलाने हैं। मोबाइल बनाना है, लैपटॉप बनाना है, टेबल कुर्सी बनानी है, झाड़ू बनानी है, रिक्शा बनाना है, रिक्शा चलाना है, आटे की चक्की बनानी है, वो चलाना है, अनाज काटना है, खेत बोना है। ये सारे काम जितने भी हमारे साधन संसाधन हैं, जितने भी हम लोग
इस्तेमाल करने की वस्तुएं हैं, सबको बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये सारे के सारे लोग अपने अपने तरीके से, कोई ऑफिस में जाके कंप्यूटर चलाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई अनाज कूटता है, कोई अनाज काटता है, कोई खाट बनाता है, कोई छप्पर बनाता है, कोई मकान बनाने का काम करता है। सब अलग अलग अपना काम करते हैं। ये चीज़ें अगर बंद हो जाएंगी तो तब भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से चलती रहें। ये लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने मताधिकार से एक बढ़िया लोक सेवक चुन देते हैं, जो संसद में या विधानसभा में या राज्यसभा में जो जाएगा आदमी, वो आदमी जाएगा, बैठेगा और हमारी आवाज़ उठाएगा। अभी शेड्यूल ट्राइब के लोग लंबे समय से दुखी हैं, क्योंकि जितने पहाड़ हैं, वहाँ का जंगल है, जहाँ ट्राइबल क्षेत्र है, वो सब का सब अडानी अंबानी को दे दिया गया है, ठेके पे दे दिया गया है। 600 साल के लिए पहाड़ ठेके पे दे दिए। बड़ी गुंडागर्दी भाई। वो लोग आंदोलन करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो ठेकेदार हैं, ये भगाते हैं बेचारे। वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो यहाँ का जो आदिवासी मूल निवासी, उनको भगाते हैं। वो डंडा उठाते हैं, लड़ते हैं अपनी ज़मीन के लिए, उन्हें नक्सली बता के मार दिया जाता है। ये समस्या है। और उन लोगों को भारत का संविधान रिजर्व सीट मुकर्रर करता है। उनके 47 सांसद हैं, 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी शेड्यूल कास्ट है, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो पीड़ित हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, उनके साथ शोषण होता है, रोजाना बलात्कार हो जाते हैं, उनके घरों में आगजनी हो जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं रोजाना। उनके साथ जातिवाद का, छुआछूत का भेदभाव किया जाता है, गांव से दूर रखा जाता है, ज़मीन उनके पास है नहीं, रहने के भी मकान नहीं है, गंदे नाले पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ये जो लोग हैं, इनके पास भी भारत के संविधान में मताधिकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक संख्या है, और वो संख्या है 84। यानी 47 शेड्यूल ट्राइब के पास, जनजाति के पास, और 47 अनुसूचित जाति के पास सांसद हैं। दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? 131 हो जाते हैं। अभी एनआरसी, सीएए, सीएबी के चक्कर में मुस्लिम प्रताड़ित हुआ, और उनको भी इस देश में नागरिकता है, मताधिकार है, सांसद बनने का, विधायक बनने का, जज बनने का अधिकार है। इस कड़ी में उनके पास भी 27 सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो अभी किसान है, अधिकतर ओबीसी का जो आदमी है, अदर बैकवर्ड क्लास का जो आदमी है, वो खेती करता है, किसानी करता है, उसके पास भी 120 सांसद हैं। 120 ओबीसी, 27 मुसलमान, 131 शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग, और चारों लोगों को मिला के 278 सांसद होते हैं। सरकार 272 से बनती है। अगर हमने ईमानदार प्रतिनिधि चुन लिए होते, ईमानदार लोक सेवक चुन लिए होते, तो ये 278 लोग विरोध कर देते इस बिल का, और ये सरकार को गिरा के नई सरकार बना लेते। ऐसा हो सकता था। हमें भी आंदोलन उस दिशा में करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान भाइयों से कि बॉर्डर खाली कर दिए जाएं, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ पूरे भारत के लोगों से। अपने क्षेत्र में जो सांसद आपने चुना, चाहे किसी भी पार्टी का है, आप उसके क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि 272 सांसद अगर आपके फेवर में आ जाते हैं, जो किसी भी पार्टी के हैं, तो वो सरकार को गिरा के नई सरकार बना सकते हैं, जिन कानूनों को रद्द कर सकते हैं, और जैसा मताधिकारी चाहते हैं वैसा कानून बन सकता है। तो आप सांसदों का घेराव करें,
उनके दरवाजे के बाहर बैठ जाएं कि हमने आपको लोक सेवक चुना था अपना वोट देके, अगर आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये गलत है, आपको मेरा काम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है आप जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं बॉर्डरों पे भूखे प्यासे, अगर आप सांसदों का घेराव कर देते हैं, 543 सांसद, कोई ज़्यादा सांसद नहीं होते हैं, पूरे के पूरे 543 सांसद का घेराव करते हैं, क्या आपको हमारी बात माननी पड़ेगी? और अगर 543 बात नहीं भी मानते हैं, उसमें से अगर 272 भी अगर आपकी बात मान लेते हैं, वैसे तो पीड़ित जो लोग बैठे हैं उन लोगों के 278 सांसद हैं। अभी मैंने बताया 47 शेड्यूल ट्राइब के, 84 शेड्यूल कास्ट के, 120 ओबीसी के, 27 मुस्लिम, ये लोग चाहें तो अभी सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन ये ईमानदार लोक सेवक नहीं हैं। इनको ईमानदार बनाने के लिए आप लोगों को इनके दरवाजे पे बैठना पड़ेगा, धरना देके आप इनके दरवाजे पे बैठ जाइए कि आपको हमने अपना लोक सेवक चुना था, आपने विश्वास दिलाया था, घोषणा पत्र दिए थे हमें, आपने कहा था कि मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, आपने फार्म में भरा था, संविधान की कसम खाई थी संसद में जाके कि मैं संविधान के तहत में काम करूंगा। तूने काम नहीं किया तो भैया काम तो करना चाहिए था। अगर तू नहीं करेगा तो हम तेरे को बाहर नहीं निकलने देंगे। वो मजबूर होगा और आपका काम करेगा, हाँ करेगा ना करेगा। और आप जब आंदोलन करेंगे तो ना नहीं कर सकता, वो हाँ करेगा। ये मेरा सुझाव है। बाकी जैसा आप लोग आंदोलन कर रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं तो लगा हुआ हूँ आप लोगों के साथ। सिंधु बॉर्डर पे भी जा रहा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पे भी जा रहा हूँ, और जो दूसरे जो एरियो में जो लोग बैठे हैं बॉर्डरों पे, वहाँ पे भी मैं बराबर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनको सलाह भी यही दे रहा हूँ, भाई आप लोग जिस आंदोलन में लग रहे हैं, ये आंदोलन मेरा भी है। मैं किसान नहीं हूँ, मेरे पास खेती नहीं है, मेरी मजबूरी है। खेती होती तो मैं, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी हूँ और शेड्यूल कास्टों पे ज़मीन नहीं होती है, मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं भी किसान होता। और ये देश की जो सरकार है इनकी बदमाशी है। एक आदमी पे 5000 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 5 एकड़ भी ज़मीन, 5 गज ज़मीन भी नहीं है। 5 एकड़ तो बहुत होता है। मैं तो किराए पे रहता हूं कहीं पे, मेरा देश में किराएदार। ये सोचिए आप लोग, देश मेरा, मैं भारत का आदमी, यहाँ का आदिवासी मूल निवासी हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं मैं, और यहाँ का मालिक, ये धरती मेरी है, मेरे पूर्वजों ने इसको सींचा, लेकिन आज मैं यहाँ किराएदार हूं। किसने बनाया किराएदार? जमीन पे मालिकाना हक दिया किसने? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी में जिसने जहां तक लकीर खींच दी है जमीन मेरी, और मुझे किराएदार बना दिया। मैं कमज़ोर हूं ना, तो कमज़ोर आदमी को मेरी ज़मीन से बेदखल करके मुझे किराएदार बना दिया। इसलिए मैं किसान नहीं हूं, लेकिन इस आंदोलन में मैं शामिल हूं, क्योंकि इस आंदोलन से मुझे जो आलू 10 रुपये किलो मिल रहा है वो मुझे 10 रुपये किलो ही मिलेगा। जो प्याज अभी 60 रुपये किलो मिल रहा है वो भी 10-5 रुपये किलो मिलेगा। और सारी सब्जियां, मेरे घर का बजट अच्छा बन जाएगा। और जो मुझे मजदूरी मिलती है, दिहाड़ी मिलती है रोजाना की, उसमें मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा, मुझे कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी दौरान में साथियों, आप स्कूटर रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं, कार रखते हैं, अभी 90 रुपये के आसपास पेट्रोल दिल्ली में बिक रहा है, 87 रुपये कुछ पैसे बिक रहा है। और रोजाना पैसे बढ़ रहे हैं, कई महीने से निरंतर पैसे बढ़ते रहे हैं, रोजाना बढ़ रहे हैं। उसका कारण नहीं बताया जा रहा क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसे बढ़ रहे हैं रोज, और थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर एक बार 100 रुपये कर देते तो लोगों को सब्र आ जाता। लेकिन जैसे ही पेट्रोल पंप पे, कल मैंने पेट्रोल डलवाया, आज मैं पेट्रोल पंप पे गया तो आज मेरे को पेट्रोल किसी और भाव मिला, कल किसी और भाव मिला था। ये पैसे क्यों बढ़ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। ये बीच में कौन पैसे खा रहा है, कच्चे तेल की कीमत कितनी है,
सरकार इसको पेट्रोल पंप वालों को कितने में मिलता है, ये कितने का बेच रहे हैं, रेट तय कौन कर रहा है, पेट्रोलियम मंत्री कर क्या रहे हैं, इसका कोई जवाब किसी के पास में नहीं है। बस बढ़ा ही जा रहा है। कहीं पे 94 रुपये है, कहीं पे 98 रुपये है, कहीं पे 83 रुपये, कहीं पे 85 रुपये, कहीं पे 88 रुपये है। ये सब हो क्या रहा है? कहती अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं। अंधी बुढ़िया चक्की चलाती है तो आटे को कुत्ते चाट रहे हैं। ये गलत है, गलत हो रहा है। इस गलत को आपको रोकना पड़ेगा। आप भारत के लोग रोक सकते हो, उसको जो हो रहा है आप रोक सकते हो, आप मताधिकारी हैं। अभी एक नई बीमारी सामने आ रही है बार बार। पहले सिर्फ घोषणाएं होती थी, पहले सिर्फ घोषणाएं होती थी, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब उसकी तरफ अग्रसर हो चुके हैं। कौन? हमारे लोक सेवक साहब। प्रधान लोक सेवक जी ने भाषण दिया 15 अगस्त 2020 को। अरविंदो घोष जी का जन्मदिन मनाया। कौन है अरविंदो घोष? आप लोग नहीं जानते होंगे, जो जानते होंगे तो भाई अच्छी बात है। अरविंदो घोष जी लेखक हैं, किताब लिखते हैं, विद्वान हैं। उन्होंने वंदे मातरम किताब भी लिखी है, बहुत मोटी सारी। और उस किताब में एक माता है, माँ भारती जी। ये भारत देश तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुषलिंग है। भारत ज्ञान में रत रहने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भारत, ये तो माता नहीं है। अलग से एक माता है, माँ भारती, जिसका नारा है पुकारता वतन हमें पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। माँ शब्द जो है वो बच्चों को पैदा करने वाली होती है, जन्मदाती होती है, जीवनदायिनी होती है। उसका नाम लेके जो ये जो नारा जो इजाद किया हुआ है, ये चंद लोगों की मानसिकता का, दूषित मानसिकता का अमानवीय व्यवहार है लोगों के प्रति। खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। कौन किसको क्यों मारेगा भाई? क्यों मारने चाहिए लोग? क्यों खून से तिलक करेंगे तुम्हारे से हम लोग? सिर्फ इसलिए कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने में आपत्ति क्या आ रही है? अगर कोई ऐसी नई चीज बनाने जा रहे थे आप जो देश के हित में थी, समाज के हित में थी, तो उससे नुकसान क्या था? लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे हिंदू राष्ट्र को? क्योंकि भारत को पहले ही 15 टुकड़ों में बांट चुके हैं। भारत से 15 देश अलग हो चुके हैं पहले से ही। अब जो लोग हैं भारत में जो रह रहे हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, क्या आप उन्हें हिंदू बनाएंगे? क्या वो हिंदू बनेंगे? और अगर वो हिंदू नहीं बने तो जो हिंदुओं का राष्ट्र बनेगा उसमें वो किस अवस्था में रहेंगे? कौन सा कानून मानेंगे वो? संविधान का? संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता। वो तो बौद्ध, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी, मुस्लिम सबके लिए बराबर है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या होगा? संविधान खत्म, धर्मनिरपेक्षता खत्म। फिर हिंदू लॉ जो है, हिंदू जो कानून है वो लागू रहेगा तो वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके अपने भी कानून है। मुसलमानों का अपना कानून है, जो पर्सनल जो लॉ हैं, जो उनके जो पूरे भारत का लॉ है वो तो भारत का संविधान है, लेकिन उसके पर्सनल लॉ भी हैं जो उसके समाज के ऊपर लागू होते हैं, वो उसको नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे आप? मारेंगे उन्हें। जो खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, किसके लिए भाई? बौद्धों को मारेंगे, जैनों को मारेंगे, पारसी को मारेंगे, मुस्लिम को मारेंगे, ईसाई या सिख को मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई?
भगवान या परमात्मा, ईश्वर या प्रकृति या नास्तिक रहना ये अभिव्यक्ति है, संविधान देता है। मैं किस भगवान को मानता हूं या नहीं मानता हूं ये मेरी अपनी मर्जी है। मैं जबरदस्ती क्यों मनवाएगा कोई मुझे कि भाई मैं इसको मानूं या नहीं मानूं। संविधान के अंदर मैं आस्था रखता हूं, संविधान के तहत मैं रहता हूं, संविधान के तहत मैं खाना पीना खाता हूं, मुझे आजीविका मिलती है, मुझे जीवन चलाने का तरीका मिल रहा है। संविधान को मैं सब कुछ मानता हूं। संविधान के अधीन रह के मैं काम करूंगा, क्योंकि संविधान समता मूलक राष्ट्र की बात करता है। आर्टिकल 39 की बात करता है। आर्टिकल 39 जो अनुच्छेद है 39 आर्टिकल, अगर उसके ऊपर कानून बना दिया जाए तो वो आर्टिकल जो मुझे बराबर लाने की बात करता है, धन, धरती, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा सब बराबर देने की बात करता है, बराबर बराबर बांटने की बात करता है। तो ऐसे ग्रंथ को मैं अपना धर्म मानता हूँ, सर्वोपरि मानता हूँ। उसको मानना मेरा धर्म है, संविधान मेरा धर्म है, सब कुछ मैं संविधान के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा जीवन संविधान है। संविधान सबकी सहमति से, सबके लिए समान न्याय, समान कानून, समान नियम, समान अधिकार सब संविधान में निहित है। इसलिए मैं संविधान के अधीन काम करता हूँ। तो अगर मेरे पे ऊपर कोई ऐसी चीज थोपी जाए, हिंदू राष्ट्र की बात थोपी जाए या मुस्लिम राष्ट्र की बात थोपी जाए, सिखिज्म की थोपी जाए या किसी भी रिलीजियस की कोई बात मेरे पर जो थोपी जाए, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। मैं संविधानवादी हूं, मैं तो नहीं मानता इन सब चीजों को। संविधान ही मेरा धर्म, क्योंकि संविधान मानवता को जिंदा रखता है। मानवता से बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मैं संविधान पे विश्वास करता हूं। मैं आपके सामने वचनबद्ध हूं। आप लोग जानते होंगे मेरा नाम SL खेरालिया, शंकर लाल खेरालिया पूरा नाम है। मैं एक संगठन में काम करता हूं, आवाम आदिवासी मूल निवासी मुक्ति संघ, और बहुत सारे कुछ संगठनों ने मिलके मेरी बात से सहमत होके संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन शुरू किया 2019 में, मई जून के महीने में। हम आज तक निरंतर उसको चला रहे हैं। हमने अपने संगठन को उसके प्रति समर्पित कर दिया, संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन के प्रति। ये देश ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ना सिख, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी, किसी के मजहब के नाम पर राष्ट्र नहीं बनेगा। देश संविधान के नाम पर राष्ट्र बनेगा, संविधानवादी राष्ट्र बनेगा, जो हमारे महापुरुषों ने जो कल्पना की थी। और संविधान जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी संगठनों से, आप सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं अपील भी करना चाह रहा हूं कि आप अपनी पहचान को बरकरार रखें। आपने जो भी संगठन बनाया है, जैसा झंडा है आपका, जिस कलर का झंडा है, जो नाम है आपका, सब कुछ आप एज इट इज रखें। प्रधान भी आप अपने संगठन के बने रहें, लेकिन संविधान के प्रति समर्पित हो जाएं। संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन आपका एक आंदोलन है, उसमें आपकी पहचान बरकरार रहेगी, आपकी प्रधानी बरकरार रहेगी। आप प्रधानमंत्री बने, आप राष्ट्रपति बने, आप मुख्यमंत्री बने, आप गृह मंत्री बने, आप पेट्रोलियम मंत्री बने, सब बन सकते हैं, लेकिन संविधान के प्रति समर्पित हो गए। इसलिए संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो ये देश एक विकसित समता मूलक राष्ट्र बन सकता है। आप लोगों से आग्रह है कि आप संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन की बात करेंगे, उसमें शामिल होंगे, और हम आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी आप बुला रहे हो, संविधान का उद्देशिका से लेके और संविधान के आखिरी अनुच्छेद तक हम आपको संविधान पढ़ाने की जिम्मेदारी लेके आ रहे हैं। वैसे तो अभी हमने उद्देशिका से लेके आर्टिकल 51 तक, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, पूरे देश के लोगों के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने उनको पढ़ाने का काम शुरू किया हुआ है। हम घर घर जाके, गांव गांव जाके,
शहर के मोहल्लों में जाके, बस्तियों में जाके संविधान पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ टीम है मेरी जो अलग अलग जाते हैं, संविधान पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि हम देश को संविधानवादी बनाना चाहते हैं। पहले हम संविधानवादी बने, फिर देश को संविधानवादी बनाएंगे। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में बंधुत्व होना चाहिए, समता होनी चाहिए, गणराज्य की भावना होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक राज्य की भावना होनी चाहिए। जैसे हमारा देश राज्यों का एक संघ है, यानी राज्य होते हुए भी हमारा देश राज्यों का एक संघ है, भाईचारा बनाने की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। इसको बचाने के लिए, बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम उसके लिए काम करना है। और लोक सेवक जी को, यानी प्रधान लोक सेवक जी को मैं आग्रह करूंगा कि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने बड़े कटु शब्द में कहा है, बेशर्मी से कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने एक आंदोलनजीवी शब्द के ऊपर बहुत मजाक उड़ाया, देश के लोगों का मखौल उड़ाया है और परजीवी तक कह दिया। यानी ये जीव नहीं है, परजीवी हैं। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया प्रधान लोक सेवक जी ने, मैं इस पे बहुत महसूस कर रहा हूं, इसको अपने आप को बेइज्जती महसूस कर रहा हूं कि हमारे जैसे जो लोग जो अपने मौलिक अधिकार के लिए जो आंदोलन करते हैं, जो संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन की बात करते हैं, उन्हें वो परजीवी कहते हैं। हमें एक अलग से जमात बताते हैं, गलत जमात बताते हैं, ये एलिगेशन लगाते हैं हम किसानों के साथ, अध्यापकों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के बलात्कार हो जाता है उनके साथ आंदोलन करने जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं प्रधान लोक सेवक जी? क्या बलात्कार होते रहे, हत्याएं होती रहे, आगजनी होती रहे, जातिवाद के दंगे होते रहे, धार्मिक उन्माद भड़कता रहे? हमें उनका सहयोग नहीं करना चाहिए? हमें आपके जो गलत काम करते हैं उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं प्रधान लोक सेवक जी? हमें परजीवी जमात बता रहे हैं। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक शब्द बोला है उन्होंने। और मैं तो इस पे आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग भी एक स्वर में बोलेंगे कि माननीय लोक सेवक जी को इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए देश के लोगों से। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वोच्च संस्था जो भारत की है उसके राष्ट्रीय पद पे बैठे हैं वो। उनको देश से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन करने पे मजबूर क्यों हुए, किसने मजबूर किया उनको, अपना काम धंधा छोड़ के क्यों सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको परजीवी कह देना, उनका मजाक उड़ाना, ये लोक सेवक जी को शोभा नहीं देता है। उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। और अगर लोक सेवक जी को अगर मेरी बात बुरी लगती है तो भाई आपकी मर्जी है, आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं। आप मुझे देशद्रोही कह सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने वाला द्रोही कह सकते हैं, आप मुझे जेल में भिजवा सकते हैं, आप मुझे जो मर्जी कर सकते हैं। आपके ऊपर, आप सत्ता में बैठे हैं, आप मालिक हैं इस समय देश के। होने तो आप लोक सेवक नौकर चाहिए थे, लेकिन आप मालिक हैं, आपके पास पावर है। लेकिन मेरे पास संविधान का अधिकार अभी है बोलने का, मैं बोल रहा हूँ। अगर देश के लोग भी बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलोगे तो आपकी मर्जी है भाई। बाकी मैं अपने भारतीय संविधान, अपने ग्रंथ का, पवित्र ग्रंथ का उल्लंघन नहीं करके, क्योंकि मैं संविधानवादी हूँ, मैं उसका आचरण करता हूँ, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से अर्पित करता हूँ। जो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के लोगों ने आत्मा अर्पित किया था, मैं आत्मा अर्पित करता हूँ अपने संविधान को, और वो मुझे अधिकार देता है बोलने के लिए, तो मैं उसका आचरण करता हुआ उसको मैं बोलूँगा भी, जो उसमें लिखा हुआ है, जो अधिकार मुझे दिया है। आप नहीं बोलते, कोई बात नहीं, बोलना आपको भी चाहिए। तो साथियों, मेरा फेसबुक अकाउंट जो है, जो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर जुड़े हुए हैं SL खेरालिया आदिवासी के नाम से, आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि मेरा SL खेरालिया, ये अंग्रेजी में नाम है, वो हिंदी में है फेसबुक का, आप इस पर डायरेक्ट जुड़ जाएं। क्योंकि आज मैंने लाइव वीडियो इस पर किया है तो ये अभी तक चल रहा है, लंबा समय हो चुका है।
और फेसबुक पे ये 1 मिनट आधा मिनट भी नहीं चल पाता है, इसलिए इस पेज पे जुड़े हैं ताकि मैं आपसे लाइव चर्चा कर सकूं। हम संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन का एक ग्रुप भी हमने बनाया है उस पर टेलीग्राम पे। हम टेलीग्राम के द्वारा भी जूम ऐप पे या गूगल मीट पे हम लाइव चर्चा भी करेंगे, लाइव आपके साथ में। हम आपसे कोशिश करेंगे कि आप एक तो टेलीग्राम आप ऐप डाउनलोड कर लें, और आप उसमें जब कर लेंगे तो मेरा जो नंबर है लिखा हुआ है 9910158994, इस पे व्हाट्सएप भी चलता है, ये मेरा एक ही नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे साथ जो जुड़ जाएंगे तो वो आ जाएंगे, और एक हम ग्रुप जो तैयार कर रहे हैं उसमें हम रोज़ाना संविधान पढ़ाने का काम करते हैं। उद्देशिका से लेकर सभी आर्टिकल हम लोग उसको पढ़ाते हैं। तो सभी साथियों ने मुझे ध्यान से सुना है। अगर जो लोग मेरी बात को जो निर्भय हैं, जो निर्भीक हैं, मेरे इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो आप शेयर करने की हिम्मत जुटा सकते हैं तो आप करें, ताकि और लोगों में भी पहुंच जाए। और बाकी आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। जय भारत, जय संविधान।